हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है 3 वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये कंप्लीट जो वीडियो है दोस्तों न्यू सिलेबस के आधार पर तैयार की गई, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस चैप्टर से इस वीडियो के बाद दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, गारंटी से कहता हूं, क्योंकि हर बार दोस्तों हमने वही क्वेश्चन बनाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पहले वहीं शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यह है सामंतवाद शब्द निम्न जो है किस जर्मन शब्द से निकला है। तो सामंतवाद शब्द किस जर्मन शब्द निकला? ए स्टॉस, बी फ्लूड, सी फ्यूड, डी लोड। तो सामंतवाद है जो शब्द जर्मन शब्द किससे निकला है? तो सामंतवाद शब्द निकला है जर्मन के फ्यूड शब्द। किस निकला है? जर्मन के फ्यूड शब्द से। नेक्स्ट, फ्रांस के राजाओं का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव निम्न प्रथा के कारण था। तो फ्रांस के राजाओं का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव निम्न प्रथा के कारण, वो प्रथा कौन सी है? वह प्रथा है वेस्लेज। क्या है? वेस्लेज प्रथा। चलिए अगला है सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग लॉर्ड का घर कहलाता था। तो लॉर्ड का घर क्या कहलाता था? वो कहलाता था मेनर। क्या कहलाता था? मेनर कहलाता था। लॉर्ड का घर मेनर कहलाता था। नेक्स्ट, नाइट को अपनी सेवाओं के बदले लॉर्ड से मिलती थी क्या? मेनर फीफ थी, तो उससे मिलती थी फीफ। क्या मिलती थी? फीफ मिलती थी दोस्तों। नेक्स्ट, सामंतवाद के अंतर्गत कुशल योद्धाओं का वर्ग कहलाता था। तो सामंतवाद के अंतर्गत कुशल योद्धाओं का वर्ग कहलाता था ए लॉर्ड्स, बी वैसल, सी नाइट्स, डी सर्व। तो उत्तर है दोस्तों नाइट्स, यानी ठीक है। चलिए, चर्च द्वारा कृषक से लिया जाने वाला वार्षिक कर टीथ क्या है? उपज का दूसरा भाग, उपज का 8वां भाग, उपज का 5वां भाग या उपज का 10वां भाग। तो इसका उत्तर है दोस्तों उपज का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन है 529 में इटली में स्थापित मठ था। तो इटली में 529 में जो मठ स्थापित किया गया तो उसका नाम क्या है? सेंट बेनेडिक्ट, सेंट हॉडी, क्लीन और सेंट थॉमस। तो है दोस्तों इसका नाम है सेंट बेनेडिक्ट। क्या है? सेंट बेनेडिक्ट। नेक्स्ट, बरगंडी का प्रसिद्ध मठ 910 में स्थापित था। सेंट हॉडी, सेंट बेनेडिक्ट, कुलीन और हेल्डेगार्ड। तो इसका जो उत्तर वो है कुलीन। क्या है दोस्तों? कुलीन। क्विलीन। क्या है? क्विलीन। नेक्स्ट, भिक्षुओं के वे समूह जो मठों में रहना पसंद करते थे क्या कहलाते थे? तो भिक्षुओं के वे समूह जो मठों में रहना पसंद करते थे क्या कहलाते थे? उन्हें फ्रायर कहा जाता। क्या कहलाता था? उन्हें फ्रायर कहा जाता था। नेक्स्ट, तीसरे सामंत वर्ग में शामिल थे किसान, बी सी फ्रायर, नाइट्स या पादरी। तो वो थे किसान। कृषिदास अथवा बंधक किसान कहलाते थे। तो कृषिदास व बंधक जो किसान, उनको क्या कहा जाता था? उन्हें सर्फ कहा जाता था। राजा द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर टैली से मुक्त थे। ए तो टैली से मुक्त थे ए किसान, बी अभिजात वर्ग, सी पादरी और डी में से कोई नहीं। तो किसान इससे मुक्त थे। सामंती काल में प्रत्येक शिल्प या उद्योगों का संगठन कहलाता था। ए सभाघर, बी पॉलिस, सी श्रेणी या गिल्ड, चौथा कैथेड्रल। तो उनका ना उत्तर दोस्तों है श्रेणी या गिल्ड कहलाता था। फ्रांस के बड़े चर्च कहलाते थे। तो फ्रांस के बड़े चर्च कहलाते थे। तो वो क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते फ्रांस के जो बड़े चर्च कहलाते थे वो कहलाते थे कैथेड्रल। कृषकों ने विद्रोह किया। तो कृषकों ने क्या विद्रोह किया? तो कृषकों ने 1323 में भी किया, 1381 में, 1358 में, यानी उपरोक्त सभी सही है। तो बताइए क्या हुआ था? तो उपरोक्त सभी सही है। फ्रांस का बालक शासक था। तो फ्रांस का बालक शासक था लुई। ठीक है, तो फ्रांस का बालक शासक था लुई 13वां। वर्तमान में इंग्लैंड में प्रशासनिक प्रणाली है। तो वर्तमान में इंग्लैंड में जो प्रशासनिक प्रणाली वो है राजतंत्र। अब जो है दोस्तों वन वर्ड क्वेश्चन या अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। मध्यकाल किसे कहते हैं? इसकी मुख्य विशेषता लिखिए। मध्यकाल क्या था? 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल कहते हैं। इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। मध्यकाल में चर्च बहुत ही शक्तिशाली संस्था थी और इस काल में सामंतवाद का उदय हुआ और सामंतवाद ने यूरोप के राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा, मध्यकाल में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसलिए इसे अंधकार युग भी कहते हैं। तो मध्यकाल को एक और युग के नाम से जाना जाता है, तो इसे मध्यकाल को अंधकार युग भी कहा जाता है, क्योंकि मध्यकाल में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो नियंत्रण रख सकती। हर राज्य की अपनी अलग अलग सत्ता होती थी। 3 वर्गों से क्या अभिप्राय है? 3 वर्गों से अभिप्राय क्या है? तो 3 वर्गों से अभिप्राय है
9वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप की 3 सामाजिक श्रेणियों से ये वर्ग कौन कौन से हैं? ईसाई, पादरी, भूमिधारक या अभिजात वर्ग, और तीसरा कृषक वर्ग। वाइकिंग लोग कौन थे? तो वाइकिंग लोग कौन थे? वाइकिंग स्कैंडिनेविया अर्थात नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा आइसलैंड के ये लोग थे जो 8 से 11वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण करने के बाद वहीं बस गए। इनमें से अधिकांश लोग समुद्री लुटेरे तथा व्यापारी थे। इन्हें वाइकिंग कहा जाता था। 9वीं से 16वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप के इतिहास की जानकारी किस प्रकार मिल सकी है? उदाहरण दीजिए। तो चर्चों में मिलने वाला जन्म, मृत्यु तथा विवाह के अभिलेखों की सहायता से परिवारों और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सका। चर्च से प्राप्त अभिलेखों से व्यापारिक संस्थाओं की जानकारी मिली। गीत व कहानी द्वारा हमें त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में बोध हुआ। ये वो वजह है। अगला क्वेश्चन है सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। अतः एक ऐसी प्रणाली को सामंतवाद कहा जाता है जिसमें भूमि के बदले सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। सामंती समाज को मध्यकालीन यूरोप में हुआ था। रोमन साम्राज्य का कौन सा प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना और कैसे? तो रोमन साम्राज्य का गाल प्रांत। रोमन साम्राज्य का गाल प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना क्योंकि इसे जर्मनी की फ्रैंक नामक एक जनजाति ने अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। नेक्स्ट, फ्रांस का समाज किस आधार पर 3 वर्गों में बटा था? तो फ्रांस का समाज किस आधार पर 3 वर्गों में बटा था? फ्रांसीसी पादरियों का विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। फ्रांस का समाज इसी आधार पर 3 वर्गों में अर्थात पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग में बटा था। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के अभिजात वर्ग को प्राप्त कोई 2 विशेषाधिकार बताओ। अभिजात वर्ग को मिलने वाले 2 विशेषाधिकार क्या थे? तो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला, उनकी अपनी संपदा पर स्थायी रूप से पूर्ण नियंत्रण था। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, यहाँ तक कि वे अपनी मुद्रा भी जारी कर सकते थे। मेनर क्या था? उपजाऊ भूमि को मेनर कहते थे। मेनर के मध्य लॉर्ड अथवा सामंत का महल होता था। मेनर में रहने वाले लोग मेनर की भूमि पर ही निर्वाह करते थे। किसान का जीवन बड़ा कष्टमय था। मेनर का स्वामी सामंत बड़ा भोग विलास का जीवन व्यतीत करता था। तो उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे? मेनर भी कहते थे। अगला है मध्यकालीन यूरोप में दुर्गों का विकास क्यों हुआ? किनका विकास? दुर्गों का विकास क्यों हुआ? 13वीं शताब्दी में इनका आकार क्यों बढ़ाया जाने लगा? तो मध्यकालीन यूरोप में दुर्गों का विकास सामंत प्रथा के अंतर्गत राजनीतिक, प्रशासन तथा सैनिक शक्ति के केंद्र के रूप में हुआ। 13वीं शताब्दी में इनका आकार इसलिए बढ़ाया जाने लगा ताकि ये नाइट और इसके परिवार का निवास स्थान बन सकें। नेक्स्ट, सामंती प्रथा के अंतर्गत फीफ क्या थी? तो सामंती प्रथा के अंदर फीफ क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। लॉर्ड नाइट को भूमि का एक भाग देता था। इस भूभाग को फीफ कहते थे, यानी लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई जो भूमि होती थी उसे फीफ कहा जाता था। नाइट फीफ के बदले लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था और युद्ध में इसकी ओर से लड़ने का वचन भी देता था। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में घुमक्कड़ चारण क्या भूमिका निभाते थे? तो 12वीं शताब्दी में फ्रांस में घुमक्कड़ चारण क्या भूमिका निभाते देख लेते हैं। तो घुमक्कड़ चारण एक प्रकार के गायक थे। वे फ्रांस के मेनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता भरी कहानियों गीतों के रूप में गाते हुए घूमते रहते थे। इस प्रकार वे योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते थे। नेक्स्ट, जनसंख्या के स्तर में होने वाली लंबी अवधि के परिवर्तनों ने किस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभावित किया। पहला, बेहतर आहार से जीवन अवधि लंबी हो गई और 13वीं शताब्दी में एक औसत यूरोपीय 8वीं शताब्दी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में नए नगरों का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन, नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ? 9वीं शताब्दी में यूरोप में स्थानीय युद्धों का काल था और इन युद्धों के लिए कुशल घोड़सवारों की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को नाइटों ने पूरा किया और ये एक अलग वर्ग के रूप में सामने आए। 12वीं शताब्दी में सामंतवाद के पतन के साथ ही नाइट वर्ग का भी पतन हो जाता है। मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था? मध्यकालीन मठों में भिक्षु रहते थे। वे धार्मिक कार्य तथा अध्ययन करने के साथ साथ कृषि कार्य भी करते थे।
उन्होंने कला को भी प्रोत्साहित किया। इस प्रकार मध्यकालीन मठ धार्मिक और कलात्मक गतिविधियों के केंद्र थे। कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। कैसे? कैथोलिक चर्च एक स्वतंत्र संस्था थी जिसके अपने नियम थे। उसके पास राजा द्वारा दी गई भूमि होती थी जिससे वह कर उगाहता था, इसलिए चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट काफ़ी दोस्तों, टीथ क्या था? चर्च को कृषकों से एक वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, इसे टीथ कहा जाता था। कैथोलिक चर्च की आय के 2 स्रोत बताइए। पहला, किसानों से मिलने वाला टीथ, और दूसरा, धनी लोगों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान। ठीक है, ये 2 चीज़। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंतिक कुलीनों की नकल थी। इसके 2 उदाहरण दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लीजिएगा दोस्तों। अगला, यूरोप के 2 सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ कौन कौन से थे? तो यूरोप के सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ कौन कौन से? पहला 529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट का मठ, और दूसरा 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित कुलीन मठ। ठीक है। फ्रायर किन्हें कहा जाता था? 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं के कुछ समूह ने मठों में रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। इन्हें ही क्या कहा गया? फ्रायर कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। टैली क्या था? कौन लोग इससे मुक्त थे? तो टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो राजा कृषकों पर लगाते थे। पादरी तथा अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त, यानी टैली से पादरी और अभिजात वर्ग मुक्त थे। ठीक है। विलियम प्रथम कौन था? उसने इंग्लैंड का शासन कैसे प्राप्त किया? तो विलियम प्रथम नॉर्मंडी का ड्यूक था। 11वीं शताब्दी में उसने एक सेना लेकर इंग्लिश चैनल को पार किया तथा इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हराकर इंग्लैंड पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांस के कैथेड्रल नगर क्या थे? फ्रांस में बड़े बड़े चर्चों का निर्माण हुआ जिन्हें कैथेड्रल कहते थे। समय बीतने पर इन चर्चों के चारों नगरों का विकास हो। इन्हीं नगरों को क्या कहा गया? कैथेड्रल नगर कहा जाता है। फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन कीजिए। पहला, समाज सामंत तथा कृषि के संबंधों पर आधारित था। कृषि अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे। लॉर्ड कृषकों को उनकी श्रम सेवा के बदले सैनिक सुरक्षा देते थे। लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी, अभिजात और कृषक। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका कारण भूमि पर उनका नियंत्रण, और यह नियंत्रण वैसलेज नामक एक प्रथा के विकास का परिणाम था। ठीक है। अगला भी इंपॉर्टेंट दोस्तों है फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। तो रोम के दासों का जीवन बहुत ही कठोर था। उनसे कई के घंटों तक लगातार काम लिया जाता था। उन्हें समूह में बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था ताकि वो भाग ना जाएं। सोते समय भी उनकी बेड़ियां नहीं खोली जाती थी। उन्हें अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने के लिए उत्साहित किया जाता था क्योंकि उनके बच्चे भी बड़े होकर दास बनते थे। कुछ स्वतंत्र दास भी थे, उनका जीवन बेहतर था। फ्रांस के सर्फ की अगर हम बात करें तो सर्फ अर्थात कृषि दास लाडों की भूमि पर कृषि करते थे और इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लाडों को ही मिलती थी। उनसे बेगार भी ली जाती थी। वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। सर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क में ही मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड को उनका विवाह करने का भी अधिकार था। ठीक। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद के विभिन्न वर्गों में जो संबंध था उसका वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिए और साथ ही साथ इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते, साथ ही आप अपने इसे नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर वीडियो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल में द्वारा हमेशा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे और एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन हमारे ही पेपर से आते हैं, क्वेश्चन पेपर से आते हैं। आप पिछले रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा सारे। ठीक है ना। अगला है यूरोपीय सामंतवाद की मुख्य विशेषता बताइए। उत्तर सामंतवाद का अर्थ भूमि का एक भाग जिसका प्रयोग सामंत सेवा करने की शर्तों बदल करते थे। ये आपको यहाँ से कर लेना है। ठीक है। अगला है सामंतवाद के राजनीतिक और आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद के कारण समाज में राजनीतिक और आर्थिक स्तर बहुत परिवर्तन हुए। राजनीतिक रूप में सामंतवाद के कारण एक नवीन शासन पद्धति का विकास हुआ। केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया और वास्तविक शक्ति का प्रयोग सामंती लॉर्ड करने लगे। इस व्यवस्था में कानून
और न्याय का कोई आदर नहीं था। आर्थिक रूप से लोगों का जीवन बड़ा पिछड़ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको करनी। ठीक है, अगला है यूरोपीय सामंत व्यवस्था गुण दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, 100% देख सकते क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, इस बार ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, मध्य युग में नगरों विकास के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सारी चीज़ इंपॉर्टेंट दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे। सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की बहुत बड़ी विशेषता थी। लगभग 700 वर्षों तक यूरोप में इस प्रथा का बोलबाला रहा, परंतु कुछ कारणों से इस प्रथा का पतन हो गया, जिसका वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, प्रथा का पतन क्यों, यहाँ पर देख सकते हैं कारण क्या है पतन का, यहाँ पे सारा मेंशन किया गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, मध्यकाल यूरोप के तीसरे सामाजिक वर्ग अर्थात किसानों के जीवन की मुख्य विशेषता। अगला है यूरोप में 14वीं शताब्दी का संकट क्या था, इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, इस संकट के क्या परिणाम निकले। मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 नंबर में पूछा जा सकता है दोस्तों इस चैप्टर से। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है ना। मौसम में परिवर्तन, गहन जुताई और जनसंख्या में वृद्धि। ठीक, अगला है चांदी के उत्पादन में कमी। फोर्थ पॉइंट है महामारियां। ठीक, ठीक है, अब इसके परिणाम क्या है, तो यहाँ पे देख सकते परिणाम, इस विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में कमी के कारण मजदूरों की संख्या में भारी कमी आई, अतः कृषि उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया। खरीदारों की संख्या में कमी आने से कृषि उत्पादन के मूल्य एकाएक गिर गए। ठीक है, प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों की विशेषकर कृषि मजदूरों की मांग बढ़ गई, जिससे मजदूरी की दरों में 250% तक वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि पचा हुआ श्रमिक बल अपनी पुरानी दरों में दुगनी मांग करने लगा था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला है सबसे लास्ट है मध्यकालीन यूरोप में शक्तिशाली राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ। ठीक, तो ये चैप्टर नंबर 6 यानी 3 वर्ग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू के साथ दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका जो पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल द पॉलिटिकल मास्टर पर अवेलेबल, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।